आज हम लोग जो है मॉडर्न साइकोलॉजी के एक एक पार्ट को सीखेंगे। पहले हम नीड और डेयर खत्म कर लेते हैं। तो नीड और डेयर जो मॉडल्स हैं, मैंने बता दिया था कल कि जो है मॉडल्स नीड और डेयर ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरह से काम करते हैं। नीड मीन्स होता है आवश्यकता यानी कि जरूरत। तो इसके बारे में हम समझेंगे कि नीड का जो यूज है वो किस तरह से करते हैं। नीड जो है किसी की जरूरत को बताने के लिए यूज किया जाता है। नीड जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह काम कर सकता है। हेल्पिंग वर्ब की तरह किस तरह से काम करेगा? लिखा है एक सेंटेंस ही नीड नॉट गो देयर और दूसरा सेंटेंस ही नीड टू गो देयर। इन दोनों सेंटेंसेस में हमको पहचानना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा मेन वर्ब है। तो इस बात को हम कुछ ऐसे पहचान पाते हैं जैसे कि आपको अन्य सेंटेंसेस में लिखा हुआ दिखाई देता है ही इज नॉट गोइंग देयर। तो ही इज नॉट यानी कि अगर किसी वर्ब के तुरंत बाद नॉट शब्द का प्रयोग हो तो इसका मतलब ये होता है कि ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन ही इज गोइंग टू रीड, ही इज गोइंग टू रीड यानी कि ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब के बीच में टू है, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ब है। फिलहाल इसको हमेशा हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। एक तरह से जैसे ही इज ये गुड बॉय, ऐसे अगर लिखा है तो इज जो है हमारा वर्ब की तरह काम कर रहा है, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ही इज ये गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, तो इज जो है मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन वहीं पर देखा जाए ही इज नॉट गोइंग देयर, तो नॉट से पहले जो शब्द होगा वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये बात श्योर है। तो ही इज गोइंग टू रीड, गोइंग टू रीड मतलब पढ़ने जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में रीड और गोइंग दोनों वर्ब है और इनके बीच में टू लगा है। तो कुछ बात यहाँ पर ये समझ में आती है कि नीड के बाद में यदि नॉट लगा और उसके बाद एक वर्ब लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो नीड है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो गो है आपका मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रहा है। और दूसरी बात नीड टू गो देयर, यहाँ लिखा ही नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। ये ही नीड टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। तो ऐसे कंडीशन में नीड टू गो यानी कि गो और नीड के बीच में टू लगा है, इसका मतलब है कि ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, मेन वर्ब है। ये भी मेन वर्ब है और ये भी मेन वर्ब है, और इस समय हम कह सकते हैं कि ये एक मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और हमको ध्यान में ये रखना है कि नीड के तुरंत बाद यदि नॉट है तो नीड जो है आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, और नीड के बाद अगर आपका कोई वर्ब है या कोई पोजीशन है तो ऐसे कंडीशन में आपका नीड जो होगा वो मेन वर्ब की तरह काम करेगा। डज ही गो देयर, क्या वह वहां जाता है? डज ही गो देयर, क्या वह वहां जाता है? तो हमको समझ में आता है कि ही के जो जस्ट पहले लिखा वो एक हेल्पिंग वर्ब है। तो वही बात यहाँ समझ में आती है कि ही से पहले जो नीड शब्द लिखा है ये भी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है तो मेन वर्ब से पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर ये जो है मेन वर्ब की तरह काम करता है नीड, जैसे कि यहाँ पर नीड मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में गो और नीड के बीच में टू का प्रयोग होगा। कि सब्जेक्ट के बाद यदि नीड लिखा हुआ है और उसके बाद यदि नॉट लिखा हुआ है तो उसके बाद में अगर कोई वर्ब लिखा है तो नीड आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा और ये वर्ब आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा। सब्जेक्ट के बाद यदि नीड लिखा है और उसके बाद में टू लगा है फिर आपका मेन वर्ब लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में नीड भी आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा और ये भी आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, और डेयर का जो यूज है वो भी नीड की तरह सेम होता है, ठीक है। यानी कि डेयर का यूज और नीड की जो यूजेज है वो सेम है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको फार्मूला से समझा दूं कि अगर यहाँ पर डेयर लिखा है, यहाँ पर अगर डेयर लिखा है तो इसका मतलब ये है कि डेयर आपका हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद डेयर, उसके बाद नॉट और उसके बाद मेन वर्ब लिखा है तो डेयर आपका जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। फिर क्या, सब्जेक्ट के बाद आपका डेयर लिखा है, डेयर लिखा है और उसके बाद टू लगा है फिर मेन वर्ब लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में डेयर आपका मेन वर्ब होगा। फिर क्या होता है कि यदि डेयर यहाँ पर लिखा है और उसके बाद सब्जेक्ट है फिर मेन वर्ब है, तो ऐसे कंडीशन में डेयर जो होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। हाउ डेयर यू अब्यूज मी, तुम्हें मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई?
देखिए आपको यही समझ में आ जाना चाहिए कि ये WH वर्ड है अपने आप में और ये सब्जेक्ट है। तो सब WH वर्ड और यहाँ अगर सब्जेक्ट हो तो बीच में क्या होना चाहिए, तो बीच में आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। ठीक है, WH वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपका मेन वर्ब और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट होता है।